टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, आज ही की डेट में लखनऊ चलो अभियान, ठीक है, लखनऊ में ज्ञापन वाला कार्यक्रम था। ज्ञापन 3 जगहों पे देना था। स्वास्थ्य मंत्री जी के पास देना था, मुख्यमंत्री जी के पास देना था, माननीय आयोग के पास ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। हालांकि आयोग वाले इस ज्ञापन कार्यक्रम को धरना प्रदर्शन समझ रहे थे, जिसके कारण आयोग में बहुत ही भारी तरीके से भाई क्या व्यवस्था किया गया था प्रशासन का, ठीक है, प्रशासन बल का व्यवस्था किया गया था कि भाई ज़रूरत पड़ने पे हम प्रशासन बल दिखाने का काम करेंगे, जबकि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञापन वाला काम था, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था कि 15 को ही इन्फॉर्म किया था ग्रुप में कि भाई आयोग में हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर कि एनएम के लोग आ रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन, जबकि हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए ही नहीं थे, हम लोग ज्ञापन देने का काम करने आए हुए थे। तो माननीय आयोग के सचिव ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के मुद्दों को सुना, ठीक, और उस पर काम करने का भी आश्वासन दिया, ठीक है। तो आयोग के सचिव जी ने 3 टीमों के साथ मीटिंग किया। सोचिए 3 टीम बन चुकी थी, मतलब बारी बारी से लोग आ रहे हैं। सबसे पहले जो टीम पहुंची थी, हम ही लोगों की टीम पहुंची थी, ठीक है। हमारे टीम में लगभग 50 से 60 एनएम बहन पहुंच चुकी थी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेके 8 बजे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में इनको एंट्री कराया जाता है। 8 बजे एंट्री कराया जाता है, ठीक है। 7:30 से 8 के बीच में सभी लोग 50 से 60 की संख्या में इकट्ठे हो गए थे। तो इनको सचिव जी से मिलने के लिए एंट्री कराया गया अंदर, ठीक है। और यही टीम के साथ लंबे समय तक इन्होंने वार्तालाप किया। सचिव जी ने लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा वार्तालाप किया, ठीक है। पहली ही टीम के साथ जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मीटिंग चली, वार्तालाप हुआ सचिव जी का और कैंडिडेट के बीच में। अब इस टीम में जो लीडर थी, ठीक है, उनका नाम मैं बताऊंगा, ठीक है। मुझे बोला गया कि सर आप चलो, तो मैंने मना कर दिया कि देखिए ये लड़ाई आप लोगों की है, हम बाहर रहेंगे और संख्या बल बहुत आ रही है कैंडिडेट का, ये मुझे पता है। तो यहाँ से भीड़ का मैनेजमेंट हम करेंगे। अगर कहीं पे अव्यवस्था हुई तो आप लोगों के ऊपर संख्या बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो ज़बरदस्ती के साथ आपको यहाँ से हटाने की भी कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। हालाँकि स्टार्टिंग में जब हम लोग पहुँचे थे लगभग 7:40 के आसपास पहुँचे थे यहाँ पे आयोग में, ठीक है। तो जो प्रशासन थी हम लोगों के पास आके बोली कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने आए हो, एनएम के लोग हैं, तो आप लोग चले जाओ इको गार्डन, ठीक है, यहाँ पे भीड़ मत मचाइए। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं, ज्ञापन देने आए हुए हैं और हमारी संख्या केवल 40 से 50 ही है, ज़्यादा संख्या है ही नहीं, तो प्लीज़ हम लोगों को ज्ञापन देने दिया जाए और सचिव जी से मुलाकात कराया जाए। उन्होंने सचिव जी को कॉल करके जो भी वहाँ के प्रशासन लोग थे ये सारी बातें बताई। सचिव जी तत्काल रूप से 8 बजे आयोग में पहुँचते हैं, तो हम लोगों को एंट्री करवा लेते हैं कि आ जाइए, क्या समस्या है बताइए। तो जो टीम बनाई गई थी, पहली टीम 50 से 60 लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे हर एक स्टेप में उन्होंने बताया कि देखिए सर, प्रश्न जो आए थे आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे, और जो नर्सिंग के प्रश्न दिए गए थे वो हमारे लेवल के थे ही नहीं। 38 टॉपिक आपने दिया था, पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है। पहला टॉपिक आता है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। इस प्रश्न पत्र में दिखा दीजिए स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से कोई प्रश्न है? कोई सा भी प्रश्न नहीं मिलेगा। ऐसे ना जाने कितने टॉपिक आपने 38 टॉपिक दिए हैं, किसी भी से मैच नहीं करता है डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली आप घुमा फिरा के अगर वो चीज़ पूछे हैं तो वो भी हमारे लेवल का भी नहीं है। तो आयोग ने सुना समझा, ठीक है। उन्होंने बोला कि तो क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला री एग्ज़ाम हम लोग चाहते हैं सर, और कुछ भी नहीं चाहते हैं। और ये री एग्ज़ाम जो चाहते हैं जल्द से जल्द चाहते हैं, 1 महीने के भीतर, वो भी अपने होम ज़िला में चाहते हैं। दूर से हम री एग्ज़ाम, जैसे कि आप एग्ज़ाम लेते हो दूर ज़िला में भेजते हैं, वो भी 500 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो जब हम लोग पेपर देने गए तो हम लोगों के साथ क्या हुआ, शारीरिक रूप से हम लोग दूर पे सेंटर होने के कारण शारीरिक रूप से थक चुके थे, हताश हो चुके थे। वहीं पे पेपर सामने आता है आउट ऑफ सिलेबस, ये देख कर तो मानसिक रूप से हम लोगों का संतुलन भी बिगड़ चुका था, जिसके कारण जो आप बता रहे हो कि कुछ प्रश्न सिलेबस से दिए गए थे 65 प्रश्न, तो वो भी हम लोग नहीं कर पाए। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने आउट ऑफ सिलेबस 35 प्रश्न दिया। ऑलरेडी हम लोग शारीरिक रूप से थके हुए थे, पेपर देखते ही मानसिक रूप से भी अपना संतुलन हम लोगों ने खो दिया, जिसके कारण हम लोगों ने आते हुए प्रश्न को नहीं बना पाया। आसान प्रश्न जो भी थे वो भी नहीं बना पाए, जिसके कारण एक ही सॉल्यूशन है, केवल री एग्ज़ाम, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो माननीय आयोग के सचिव ने बोला ठीक है,
हम कमेटी का गठन कर दिए हैं ऑलरेडी, इसीलिए अब तक आपकी आंसर की रिलीज़ नहीं किए हैं, नहीं तो आंसर की रिलीज़ करने का काम कर दिया जाता। हम लोग आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों को पता था। जब इसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि हाँ बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जिस तरीके से निर्णय लेगी कोशिश यही रहेगा कि आपके फेवर में ही रहे और री एग्ज़ाम के फेवर में हो, ठीक है, यही प्रयास रहेगा। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि सर आप क्यों नहीं गए थे, तो जो मैंने टीम लीडर बनाया था, मेरे टीम के जो टीम लीडर थे पूनम पाल थी, तो पूरा 8 घंटा हमारे साथ सफ़र करते हुए वो प्रयागराज से यहाँ पहुँची थी, ठीक है। इसलिए उनको हम टीम लीडर बनाए थे, उनको हम सारी प्रक्रिया समझा दिए थे। एक ही सवाल उनसे बोले थे कि कुछ भी हो री एग्ज़ाम के मुद्दे से मत भटकना, बोल देना सीधा कि सर री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी हर एक बातों को वहाँ पे माननीय आयोग के सचिव जी के सामने रखा, और सचिव जी भी बहुत ही सम्मानपूर्वक, ठीक है, अच्छे से समय दिया उन्होंने। अब सोच लीजिए 1.5 घंटे की मीटिंग, कोई छोटी मीटिंग नहीं होती है। 1.5 घंटे पूरा मीटिंग इन्होंने किया, ठीक है। पहली टीम के साथ सचिव जी ने डायरेक्ट हर एक पॉइंट पे बात हुआ, पेपर सेंटर दूर गया और एग्ज़ाम इतना डिले क्यों किया गया, एग्ज़ाम जल्द से कराने का क्या प्रोसेस है, सब हर एक बातों पे उन्होंने बताया, विस्तार पूर्वक बताया, ठीक है। वहाँ पे हमने या फिर टीम जो गई थी यहाँ पे, ये टीम ने किसी भी प्रकार का 65 नंबर या फिर 30 नंबर वाली बात नहीं बोली गई थी कि 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस थे, 65 नंबर नर्सिंग के थे तो 65 पे कट ऑफ बनेगा, ये बात किसी ने भी नहीं बोला था जो भी लोग गए थे, ठीक है। मीटिंग में पहली मीटिंग के दौरान, ठीक है, पहली मीटिंग के वार्तालाप के दौरान किसी ने भी चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। आप लोगों का सवाल आया था कि सर 65 नंबर पे कट ऑफ बनेगी क्या, आप लोग री एग्ज़ाम करवाने गए थे कि 65 नंबर की कट ऑफ बतवाने गए थे, क्या करने गए थे, ये क्या हो गया, किस लिए गए थे, तो ये सब चीज़ें बातें हैं पहली मीटिंग के दौरान। दूसरी मीटिंग होती है 9:30 बजे, 9:30 बजे के आसपास दूसरी मीटिंग, 9:40 9:50 से मीटिंग होती है आयोग को। जैसे आप सभी को पता है, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो हम लोगों की इस मुहिम में आए, जैसे कि टारगेट विद अजय सर आए हुए थे, विजडम के लोग आए हुए थे, विजडम टीम के लोग आए हुए थे। इन्होंने दूसरी मीटिंग अटेम्प्ट किया आयोग के साथ, ठीक है, और ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता है कि 15 से 20 मिनट तक इन्होंने समय दिया होगा, ठीक है। अब इन लोगों की मीटिंग में क्या हुआ वो हमें नहीं पता, बस वीडियो उन्होंने बनाया है, यही बोला है कि आपके पास 2 ऑप्शन रखे गए हैं, या तो 65 नंबर पे या तो 65 नंबर पे कट ऑफ बने या तो री एग्ज़ाम हो। बट हमारे जो मीटिंग में, हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे 65 नंबर वाली बात हम लोग बोले ही नहीं थे। हम लोग सीधा बोले थे एक ही सॉल्यूशन री एग्ज़ाम, एक ही मांग री एग्ज़ाम, अदरवाइज़ हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी, जो हमारी टीम थी, जो हमारी टीम की लीडर थी पूनम पाल ने, उन्होंने ये भी बताया कि सर अब आप ही बताइए, जब हम लोगों को 3 साल की पढ़ाई किए हैं, किसी का 5 नंबर आ रहा है, किसी का 10 नंबर आ रहा है, अगर यहीं पे अन्य भर्ती जैसे कि मिनिमम कट ऑफ आप निर्धारित कर दिए होते 30 नंबर 35 नंबर, यूआर का 40 नंबर, ओबीसी का 35 नंबर, SC ST का 30 नंबर, तो बताइए क्या ये भर्ती पूरी हो पाती, क्या ये 5000 सीटें फुल हो पाती, पूरी की पूरी सीट खाली हो जाती, उस समय आप क्या करते, आपको कैंसिल ही करना पड़ता ना। क्यों? क्योंकि जो भी संविदा के बहन है, अगर उनका अनुभव भी आप जोड़ेंगे तब भी 15 ही नंबर होगा, तब भी वो कट ऑफ 40 पे नहीं आ पाएंगी, ठीक है। क्योंकि इस हिसाब से पेपर आया। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी भी बोल रहा है कि मैं 40 पाया हूँ, भाई आंसर की आएगी, देख लेना, वो 40 से कब 30-32 में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, आंसर की जब ऑफिशियली तरीके से जारी किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रश्न रहेंगे जो उसके उत्तर ही नहीं सही रहे होंगे, या फिर प्रश्न ही सही नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आयोग ने बहुत ही गहन तरीके से सुना और समझा, तो उन्होंने बोला कि कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी जो निर्णय देगी वही हम फॉलो करेंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कमेटी का कि आपके फेवर में जाए, री एग्ज़ाम के फेवर में जाए ये फैसला, ठीक है। तो ये सारी बातें पहली मीटिंग के दौरान हुई। दूसरी मीटिंग में क्या बातें हुई क्या नहीं, वो जो दूसरी मीटिंग के लीडर थे वही बता पाएंगे, ठीक है। बाकी ये जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं, ये फ़ोटो भेज ही चुके थे कि देखिए प्रशासन बल बहुत ही इकट्ठे, ये तो पीछे वाले गेट पे थे, आगे वाले गेट पे न जाने कितने लोग थे, इधर साइड में न जाने कितने लोग थे, और ये तो यहाँ पे आपको जेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं ना। महिला प्रशासन बल का वहाँ पे व्यवस्था किया गया था, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा थी, इसलिए महिला की भी संख्या थी, बहुत से थे। और ये 7:52 पे मैंने
क्लिप करके भेजा, जबकि हम लोग पहुँच गए थे 7:30 के आसपास ही पहुँच गए थे। ये ग्रुप में मैंने भेज दिया था। उसके बाद जब हमने मैसेज किया कि भाई देखिए मीटिंग चल रही है, 8 बजे इनकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। जो पहली टीम की लोग थे 30, 35, 40 लोग, बाकी लोग आते रहे थे, हम भेजते जा रहे थे कि चले जाओ बाहर। मैं इसीलिए था कि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, मुझे पता था कि भीड़ बहुत है, किसी प्रकार की अव्यवस्था होगी तो आप लोगों के साथ दिक्कत हो सकता है, किसी के ऊपर लाठी भी चार्ज हो गया तो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बाहर भीड़ का भीड़ का मैनेजमेंट करता जा रहा था। वहाँ पे किसी को इकट्ठा होने नहीं दे रहे थे, बोल दे रहे थे कि चले जाओ वापिस, ऑलरेडी चली गई हैं। ग्रुप में भी मैंने मैसेज कर दिया कि 30 लड़कियों के साथ सचिव जी की मीटिंग हो रही है। अब 8 बजे से मीटिंग हो रही थी, 52 पे मैंने मैसेज किया कि अभी वो लोग बाहर, क्योंकि आप लोगों का कॉल आ रहा था सर क्या हुआ क्या हुआ, तो ये लोग मीटिंग में ही थी, बातें चल ही रही थी, ठीक है, बाहर नहीं निकली हुई थी, ठीक है। उसको बोला, मैंने बोला कि निष्कर्ष क्या निकलता है अपडेट के बाद बताएंगे। करीब करीब ये लोग 9:30 बजे के आसपास निकली हैं, ठीक है, 9:40 के आसपास बाहर निकली हैं। तब इन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है, तो हमने तभी इन्फॉर्म कर दिया सभी को कि भाई अब किसी को आने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी सब चीज़ें हमारी बातें मान ली गई हैं। और अब हम लोग जो बचे हुए हैं आना चाहते हैं वो जनता दरबार में मिलें। जनता दरबार में भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। यहाँ पे मैंने अपना लाइव लोकेशन भी भेजा था, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, करंट लोकेशन लाइव लोकेशन दोनों भेज दिया था 8:22 पे, कि जो लोग आना चाहता है तो यहीं पे आके हमसे मिले, ठीक है। 8:22 पे ये मैसेज भेजा गया लाइव लोकेशन, ठीक है। मैंने फ़ोटो लेने का कोशिश नहीं किया कि भाई हम फ़ोटो लें, दिखाएँ कि भाई हम आए थे, हमने ये किया। मेरा पहले से ही मोटो है कि भाई हमें पॉपुलर या फेमस होने की बात हम करते ही नहीं। आप जो लोग समझ रहे हैं उनको पता है। अच्छा, जब वहाँ से हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया तो हम लोग 10 बजे के आसपास पहुँचते हैं। क्या कहाँ पे सर? मुख्यमंत्री जी। ऑलरेडी मैंने 30 बहन ऐसी लोग थी, ठीक है, 30 बहन जैसे कि खुशबू थी वहाँ पे, जो वहाँ चीज़ों को मैनेज कर रही थी। 30 बहन लोगों के साथ ये जनता दरबार में पहुँच जाती हैं। लेकिन जनता दरबार में भी वही हाल होता है कि भाई प्रशासन की व्यवस्था तगड़ी की गई थी और पहुँचते ही सीधा सवाल किया गया कि एनएम हो, ठीक है, ज्ञापन देने आए हो, ज्ञापन या धरना करने आए हो, नहीं दिया जाएगा। और अंत में नहीं ही दिया गया। बस के द्वारा 30 से 35 बहनों को वहाँ से भेज दिया गया सीधा लखनऊ चारबाग स्टेशन पे, बस के द्वारा, बस में बैठा कर। ज्ञापन नहीं दिया, ज्ञापन नहीं लिया भाई। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो ही नहीं पाई। बोला गया कि मुख्यमंत्री जी है ही नहीं, ज्ञापन आप किसको देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग मीटिंग वहाँ पे मिल के आ रहे हो, आयोग में सचिव जी से मिल के आ रहे हो, तो यहाँ पे क्यों फिर मिलना? वहाँ पे ज्ञापन दे के आए तो यहाँ पे क्यों ज्ञापन देना, जबकि इन्फॉर्म नहीं किया गया। अच्छा, ये पता कैसे चला? जो वहाँ के एसएचओ थे, ठीक है, एसएचओ ने ही वापस हम लोगों को भेजा यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आवास से, ठीक है। इन्होंने ही वापस भेजा कि आप लोग चले जाइए, ठीक है, अभी 1 हफ्ते का इंतज़ार करिए। तो ये इनको इन्फॉर्म जो आयोग में प्रशासन बल था, ठीक है, आयोग में जो प्रशासन थी वो इन्फॉर्म कर दिया था जनता दरबार में, ठीक है, एसएचओ के पास कि यहाँ से ज्ञापन देके कैंडिडेट निकले हुए हैं, बस में भेजे गए हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाएं, तो आप लोग देखना, इनको वहाँ से वापस कर देना। ये बात बोली गई थी, इसीलिए एसएचओ ने किसी को ज्ञापन देने ही नहीं दिया, ठीक है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी, वैसे तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुख्यमंत्री जी 11 बजे आ चुके हैं, ठीक है, फिर भी ज्ञापन नहीं स्वीकार किया गया कि आप लोग सोमवार के दिन आइए, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको बोला है कि जो भी अधिकारी लोग हैं आपके प्रति संवेदनशील रहते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। अगर आप अपनी बात सही तरीके से रख रहे हैं तो, ठीक है, शांतिपूर्वक रख रहे हैं तो। एसएचओ ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बोला कि देखिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, आप लोग जब आएंगे हम खुद मिलाने का काम करेंगे, लेकिन इतनी संख्या बल में ना आएँ, 3 से 4 लोग आएँ और ज्ञापन दे के चले जाएँ, मुख्यमंत्री जी से मिल के चले जाएँ, जो भी अपनी समस्या है मुख्यमंत्री जी को बता के जाएँ, और हम खुद मिलवाएंगे। वहाँ के एसएचओ ने ये चीज़ बोला, ठीक है। और हम खुद भी वहीं पे थे जब उन लोगों को बस में बैठाया जा रहा था। बट हमने कभी पे ये भी कहने का प्रयास या फिर ये सब चीज़ों को लेकर मैंने कुछ ना तो वीडियो ना तो फ़ोटो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये इन लोगों को ये पता हो गया कि कोचिंग के द्वारा या फिर टीचरों के द्वारा ये लोग आए हुए हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इतना तो बात मानी जाएगी, फिर आयोग अपने मनमानी करेगा, ज़बरदस्ती खुद अपने युगों में ले लेगा कि टीचरों की औकात क्या है हम लोगों को इन सब चीज़ों को करने से रोकने के लिए ईगो पे ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमने हर एक जगह पे स्टूडेंट को आगे रखा और स्टूडेंट ही पेपर दे के आए हैं। हम टीचर लोग पेपर दे के नहीं आए हैं, तो स्टूडेंट अपनी पीड़ा वो खुद बताएंगे, अपने आँखों से अपने शब्दों से सब कुछ बयां कर पाएंगे, ठीक है।
बस हमारा काम था कि गाइड देना और उनके बीच में रहना, किसी प्रकार को उनको दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होती है तब हम वहाँ पे आगे आने का काम करते। ये काम सभी को करना चाहिए। वो मैंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये किया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 16 जनवरी लखनऊ चलो अभियान आप चेक कर लेना, फर्स्ट टाइम ये अभियान हम ही ने चलाया कि भाई 16 जनवरी लखनऊ चलो अभियान ज्ञापन कार्यक्रम। अगर कुछ भी होता तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती? हम ही लोगों के ऊपर आती। अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती, भगदड़ होता या फिर धरना प्रदर्शन होता, नारेबाजी होता, लाठीचार्ज होता, तो दिक्कत हम ही लोगों को बोला जाता कि भाई तुमने पिटवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। इसलिए पूरा मेहनत के साथ ये सब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया गया। बट थोड़ी सी मिस्टेक ये हो पाई कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाया। मंडे को बुलाया गया है, तो जो 30 बहनें थी उन्होंने बोला है कि सर हम लोग चले जाएंगे। बनारस से आई थी, सोच लीजिए इतनी दूर से आई थी यहाँ पे ज्ञापन देने, ठीक है। हालांकि आज ही की डेट में अनुप्रिया पटेल को भी ज्ञापन दिया गया है और भी कई लोगों को ज्ञापन दिया गया है आज ही की डेट में। और भी जो भी मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, जो भी आपके पहचान के हैं, जो जिनको भी आपको लगता है कि हमारा काम कर सकते हैं, वो ज्ञापन देने वाला कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। सभी को ज्ञापन दीजिए, सभी को, ठीक है। और दबाव बनाइए कि सर हमारी भर्ती का री एग्ज़ाम हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं, री एग्ज़ाम, ठीक है। मैं बताऊँगा क्या आपको बोलना है उन लोगों से, उस शब्द का इस्तेमाल करें, ज़रूर आपकी बातों को स्वीकार किया जाएगा। ये हम लोगों का ज्ञापन था, ठीक है। ये हम लोगों का ज्ञापन फॉर्मेट था। यहाँ पे हमने खाली री एग्ज़ाम की, हम लोगों ने री एग्ज़ाम का ही बात किया था और किसी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी और यही बताया भी गया था। ये ज्ञापन में यहाँ पे रिसीविंग है, ठीक है, आज ही की डेट में रिसीविंग है। और यहाँ पे जो पूनम पाल नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और पीछे 30 कैंडिडेट का नाम है, 30 से 35 कैंडिडेट का नाम है पीछे, इसके पीछे पूरा भर गया था पेज नाम से ही। तो ये पूनम पाल ही को लीडर बनाया गया था, ठीक है। इनका नंबर भी आयोग की तरफ में नोट करा गया है कि भाई ज़रूरत पड़ने पे आपको बुलाया जाएगा, तो आप आके चीज़ें बताना, पूनम पाल के द्वारा, ठीक है। तो पूनम पाल ने अच्छे तरीके से पूरा हर एक चीज़ों को उन्होंने रखा है, इनकी कमी नहीं है। पहली टीम में जो मीटिंग की गई थी पूरा 2 घंटे, मैं बता रहा हूँ ना, 1.5 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे 40 मिनट की मीटिंग हुई थी, वार्तालाप हुआ था सचिव जी के साथ, सोच लीजिए इतनी बड़े, और हर एक मुद्दों पर बात किया गया था। खाली इसी को छोड़कर 65 नंबर की बात हम लोग किए ही नहीं, 65 नंबर का बात बताया ही नहीं गया कि 65 नंबर पे मेरिट बनाइए, 65 नंबर को पूरा बांधिए, ये चीज़ें हम लोगों ने बोला ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोगों ने ये चीज़ स्वीकार करके आया कि 65 नंबर पे ही हमको चाहिए, ऐसा नहीं है। हमको क्या चाहिए? री एग्ज़ाम चाहिए, बस, ओनली री एग्ज़ाम। देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ये जो अब चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकल चुके थे, जब यहाँ पे देखिए आप विजडम सर के और टारगेट विद अजय सर लोग आए थे, तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, तब हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है। ज्ञापन देके हम लोग उन्हें यहाँ का अपना ज्ञापन देने का काम करके निकल चुके थे। कहाँ? जनता दरबार में ज्ञापन देने के लिए। और ये बात कब की है भैया? ये जब आप ये लोग हैं, तो ये बात लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। 10 बजे हम लोग मीटिंग करके निकल ही चुके थे, ठीक है, मीटिंग करके निकल चुके थे, क्योंकि हम लोगों को कई जगह पे ज्ञापन देना था। हम लोग पहुंचते हैं जनता दरबार में, लेकिन वहाँ पे भी ज्ञापन नहीं दे पाते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका था। 10 बजे के बाद वैसे मुश्किल हो जाता है सीएम जी से मिलना, ठीक है। तो सीएम जी से मिलना है, यदि सीएम जी से मिलना है तो उन्होंने बोला है कि 5 बजे भोर में आना पड़ेगा, वो भी सोमवार के दिन, ठीक है। सोमवार के दिन में आइए 5 बजे भोर में, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 30 से 35-40 लोग आते हैं, सीएम जी उन्हीं की बातों को सुनते हैं। उसके बाद सीएम जी अपने काम को निकल जाते हैं, जहाँ उनका काम रहता है वहाँ पे निकल जाते हैं। 6-7 बजे वो निकल जाते हैं, 8 बजे तक निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे एसएचओ थे, उन्होंने बोला कि जब भी आपको मुलाकात करना है भाई, आपको 5 बजे भोर में आना है, ठीक है, सोमवार के दिन। तो पॉसिबिलिटी है सीएम जी से मुलाकात हो पाएगी, तो भोर में जाने का प्रयास किया जाएगा मंडे के दिन। ये देखिए जनता दरबार का ही है, ठीक है। बस में यहाँ पे देखिए इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश किया, ये ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं कि भाई देख लीजिए हमारा ये मैटर है, ठीक है। ये भी देखिए वहीं का है, ठीक है। एसएचओ जी जनता दरबार के बाहर का है, 30-35 महिला थी। एसएचओ जी समझा रहे हैं क्या चीज़ है क्या नहीं, और सभी को वापस भेज दिया गया, ज्ञापन लिया ही नहीं गया, ठीक है। वहीं का है जनता दरबार के बाहर। और मीडिया वाले भी उपलब्ध थे, मीडिया वालों ने भी रखा। कल के डेट में प्रिंट में आएगा ये बात, ठीक है, प्रिंट मीडिया में आ जाएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि मीडिया को भी बुला लिया गया था, तो मीडिया वाले भी उपलब्ध थे, कैमरा के साथ उपलब्ध थे। ये जनता दरबार के बाहर का नज़ारा है, ये आपने देख ही लिया होगा यूट्यूब पे।
डल ही गया है, ठीक है। तो ये जनता दरबार के बाहर का ही सीन है, जिनको हम लोगों ने भेजा था कि जनता दरबार में जाइए, तो इन्होंने अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से मीडिया के सामने रखा। यहाँ पे देखिए खुशबू लोग जो 30-35 लोग थे जनता दरबार में आए थे, इनको भेज दिया गया वापस। तो बस में इन्होंने वीडियो बना के अपनी चीज़ें बता रही हैं कि देखिए हमको ज्ञापन देने नहीं दिया गया जनता दरबार में। ये मैं आवाज़ को नहीं दिखा रहा हूँ, आवाज़ को म्यूट किया हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अपनी निराशा दिखाया है, ठीक है। ऐसे वर्ड बोल दिए कि मैं उसको यहाँ पे सुना नहीं सकता हूँ। ये बस में जब बैठाया गया था वही पूरा वीडियो है बस में, ठीक है। यहाँ के जो टीम लीडर थी खुशबू थी, इन्होंने पूरा प्रयास किया, ठीक है, ज्ञापन देने का, बट असफल रही, ज्ञापन नहीं दे पाई सीएम जी को, क्योंकि बस में बैठा के भेज दिया गया चारबाग लखनऊ स्टेशन, ठीक है। पूरा वीडियो बनाया है, ठीक है। प्रशासन किस तरीके से बैठा रहा है देख रहे हैं, बस में बैठाया जा रहा है जनता दरबार में। भैया वहाँ पे तो बैठा ही रहे थे, कहाँ पे भैया, आयोग में तो बैठा के भेज ही रहे थे, यहाँ पे भी इन्होंने बैठा के वापस भेज दिया। तो ये पूरा कार्यक्रम था, 20-25 मिनट की वीडियो में हमने पूरा बताने की कोशिश किया। तो आगे का क्या करना है, अब सवाल आता है कि सर री एग्ज़ाम होगा या नहीं, या फिर 65 नंबर पे ही कट ऑफ बन जाएगी। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते, 1 हफ्ते का इंतज़ार करिए। बाकी हम थके और हारे हुए नहीं हैं, और सभी टीचरों के द्वारा जिस प्रकार से 16 जनवरी लखनऊ चलो अभियान ज्ञापन कार्यक्रम में वीडियो सभी लोगों ने बनाया, एक दिन का समय निकाल कर सभी लोग फिर से एक निर्धारित डेट में एक ट्विटर कैंपेन का टैग चलाएंगे, ठीक है। और सभी लोग जितने लोग ये 16 जनवरी का वीडियो बनाए, इतने लोग अगर बना देंगे ट्विटर कैंपेनिंग का री एग्ज़ाम, केवल री एग्ज़ाम का ही टैग चलाना है, यूपी SSSC एनम री एग्ज़ाम, यूपी SSSC एनम री एग्ज़ाम का ही टैग चलाना। वो टैग निर्धारित किया जाएगा, उसी टैग को सब ट्रेंड में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है भैया, री एग्ज़ाम, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। बाकी आप लोगों से भी यही बोलेंगे, जो भी आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे जहाँ जिनको भी लगता है कि आपकी मदद ये कर सकते हैं, उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। ज्ञापन में ये सब चीज़ें ज़रूर बताएं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। असली समस्या आउट ऑफ 35 प्रश्न जो सिलेबस से 35 प्रश्न आए हैं, ये हमारी असली समस्या नहीं है। इस प्रश्न के कारण जो दिक्कत हुई है वो हम क्या है, यहाँ पे देखिए असली समस्या क्या है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न सिर्फ गलत प्रश्न नहीं थे, मतलब कि ये हमारा सवाल नहीं है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न लिए हैं। अब इस आउट ऑफ सिलेबस के कारण उन्होंने मानसिक रूप से विचलित किया है, जो भी परीक्षार्थी हैं इनको मानसिक रूप से विचलित किया है, ठीक है। और जो टाइम मैनेजमेंट है, पूरा टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ दिया। अभ्यर्थी सिलेबस वाले भी प्रश्न नहीं कर पाए, परीक्षा की फेयरनेस और इक्वलिटी ख़त्म हो गई है। चाहे वो मेहनत किया वाला स्टूडेंट हो, चाहे बिना मेहनत किया हुआ, सबके लिए बराबर हो गया, इक्वलिटी ही ख़त्म कर दिया गया। भले ही आप 4 घंटे मतलब कि आप डेली 4 घंटे ही सो के पढ़ाई करते हैं, मतलब 4 घंटे सो रहे हैं तो 18 घंटा पढ़ रहे हैं, डेली 3 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन पेपर जब ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो वो आप में कोई अंतर नहीं रह गया, वही नॉर्मल स्टूडेंट और आप में अंतर रह ही नहीं गया। वो जो 2 घंटे पढ़ता था, कभी कभी पढ़ता था, या फिर आप 18 घंटे पढ़े तो आप दोनों के लिए सेम हो गया भाई, इक्वलिटी सेम हो गई, बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अच्छा, जब आप पढ़े हुए थे, अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि भाई लीक है क्या, भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई शादी के दिन अगर आपको बोला जाए कि आपकी शादी किसी XYZ नाम के लड़की से है, अब जिस दिन आप बारात लेके आते हो उसी दिन हम आपकी दुल्हन को ही बदल दें, तो क्या कहीं प्रकार का ये उचित रहेगा कि आप कर लोगे शादी? भाई इंसान तो इंसान, लड़की तो लड़की, चाहे जो भी हो, आप ऐसा नहीं करोगे ना। अब तो बोलोगे कि नहीं, हम जो पसंद आया है वही करेंगे, जो बताया गया वही करेंगे, शादी के दिन ही दुल्हन बदल दे या फिर शादी के दिन ही दूल्हा बदल दे, तो ये कहीं का न्याय होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मुद्दा ये है कि भाई आपने सिलेबस में दिया था जो चीज़ें, और इस चीज़ को आयोग भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ गलती हुई है, हम ही लोगों से गलती हुई है, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। और ये आपका जो सवाल है ये जायज़ है, ठीक है, आयोग खुद बोल रहा है, तो आप कमेंट करने वालों में क्या दिक्कत है भाई? कमेंट आप में क्या दिक्कत है?
या पूरी परीक्षा निरस्त कर पुनः री एग्ज़ाम कराया जाए। बस यही एक ही डिमांड है, री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के कारण अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है, जिससे सिलेबस आधारित प्रश्न भी प्रभावित हुए हैं। यह क्षति ग्रेस मार्क है। ग्रेस मार्क जो आप बोले हो ना, 35 नंबर हटाकर 65 नंबर पे ही कट ऑफ बनाया जाए, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेस मार्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब 35 नंबर एक प्रकार से बोल सकते हो कि सबको मिल गया। अगर 35 नंबर आप हटा भी दे रहे हो तो ये हो गया कि 35 नंबर सबको मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेस मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेस मार्क पूरी नहीं करेगा किस चीज़ को? मानसिक रूप से लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, मानसिक रूप से जो प्रभावित हुए और आते हुए प्रश्न को नहीं कर पाया। ठीक है, सही ढंग से नहीं कर पाया। फिर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आने के कारण इतना उलझ गए, उस 35 प्रश्न में इतना उलझ गए कि पूरा टाइम ही उनका चला गया सोचने समझने में। ठीक है, ये भी दिक्कत है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 65 पे कट ऑफ बना, 65 को ही पूरा आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। हमको और आपको बोलने में आसान है, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, मेहनत करके पढ़ाई करके गया था, उसके दिल पे क्या बीत रही है, उसकी आत्मा से जाके पूछिए उस पे क्या बीत रही है। वो समझ रहा है ना किस तरीके से उसने इस प्रेशर को झेला था। इतना खतरनाक प्रेशर कि आउट ऑफ सिलेबस। भाई प्रेशर एग्ज़ाम का होता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो अब वो कितना प्रेशर रहता है। वैसे ही नॉर्मली पेपर रहता है तो 1 हफ्ते से ही इतना प्रेशर हो जाता है कि क्या ही बताएं। वही एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे का ही समय रहता है। भाई 2 घंटे में आप दे दे तो आउट ऑफ सिलेबस, वो भी जो प्रश्न दिए हो 38 टॉपिक से भी नहीं दिए हो, पता नहीं कहाँ से प्रश्न उठा के पूछे हो, तो ये कहाँ से न्याय होगा? पूरा का पूरा पेपर खराब ही हो जाएगा ना। फ़ायदा किनका होगा? तुक्का वालों का। अब जो तुक्का लगा के आया है, भाई 40,000 कैंडिडेट हैं, बहुत से लोग तुक्का लगाए होंगे। जैसे 20 प्रश्न आ रहा है, 80 प्रश्न में तुक्का लगा देंगे, 80 प्रश्न में तुक्का लगा देंगे। अब जिनका तुक्का सही निकल गया, तुक्का सही हो गया, अब 40 प्रश्न में ऐसा नहीं है कि किसी का तुक्का सही नहीं होगा, तो उनका तो नौकरी लग गई। तुक्का वालों का फ़ायदा हो जाएगा, मेहनती लोग पीछे हो जाएंगे। तो हम सब की भलाई, चाहे वो संविदा के लोग हैं, चाहे फ्रेशर के लोग हैं, सभी की भलाई यही है कि री एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, बेहतर है। आयोग, देखिए स्टूडेंट का क्या कहना है, आयोग जो सोच रहे हैं कि भाई पैसा खर्च होगा, स्टूडेंट का ये भी कहना है कि सर आप री एग्ज़ाम के साथ री फीस सबमिट भी करवाइए, री फीस सबमिट। ठीक है, हम लोग री फीस सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, आपने 200 लिया था, इस बार आप 300 ले लीजिए हमसे, लेकिन री एग्ज़ाम करवाइए। ठीक है, री फीस सबमिट भी करवाइए, री एग्ज़ाम भी करवाइए, वो भी हम देने को तैयार हैं, ये स्टूडेंट का कहना है। तो आयोग को भी ये चीज़ सोचना पड़ेगा। सारी चीज़ें हैं, देखिए एक डेट निर्धारित किया जाएगा, सभी टीचरों से आग्रह फिर से करेंगे कि भाई एक डेट निर्धारित किया जाए टैग चलाने का, कैंपेन चलाने का। भी आयोग की तरफ से 1 हफ्ते का समय दिया गया है, तो 2-3 दिन इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ट्विटर टैग निर्धारित करेंगे। जो लोग कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं, कट ऑफ हम नहीं बता पाएंगे, आप जहाँ भी देख रहे हो, ठीक है, चाहे जिस भी चैनल से देख रहे हैं, उनका कट ऑफ आप समझ सकते हो। हमारा प्रेडिक्शन कट ऑफ को लेकर नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया ही नहीं, तो हम कट ऑफ सटीक कहाँ से बता पाएंगे। ठीक है, कट ऑफ हम बता ही नहीं पाएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, प्रेडिक्शन उसका हम नहीं कर पाएंगे। हमारे द्वारा कट ऑफ नहीं बताई जाएगी, और हमारे द्वारा न तो आंसर की ही बताई गई थी। ठीक है, अब पहले वीडियो में मैंने 30 से 40 बता दिया, इसलिए क्योंकि उससे क्या होगा कि स्टूडेंट को ये लगेगा कि सच में प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। इसलिए पहले वीडियो में हमने केवल इतना ही लिखा था थंबनेल में कि कट ऑफ 30 से 40, ये चीज़ मैंने लिखा था। बाकी कट ऑफ हम नहीं बताएंगे, ना ही आंसर की बताने का काम करेंगे। आंसर की तो हमने फिलहाल वीडियो नहीं बनाया था, बाकी डिटेल्स ऑफ प्रश्न का आंसर की जो वायरल हुआ था, आपके सभी ग्रुप में वायरल हुआ होगा, हर एक ग्रुप में आपके वो हमारी ही आंसर की गई थी। श्वेतकुंज मेडिकल अड्डा लिखा भी था। कुछ लोगों ने सोचा कि ये आयोग की तरफ से, तो आयोग ने आंसर की भी नहीं दिया, ये मत सोचिए। ठीक है, जो भी ग्रुप में आपको आंसर की मिली है, वो हमारी बनाई गई आंसर की थी। ठीक है, तो आयोग का कोई आंसर की नहीं है। आयोग का जो आंसर की आएगा, वहाँ से आप प्रश्न को मैच करना, फिर कट ऑफ के बारे में सोचना। ठीक है, फिलहाल अभी आंसर की नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आपके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं निकल के आती, नोटिस नहीं आ सकती। 1 हफ्ते का समय दिया, तो 1 हफ्ते के बाद ही आप सोच के चलिए कि आंसर की आपकी आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।